Hello everyone, welcome to Pathshala IIT JEE or Medical Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathshala IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone and welcome to this video. Today we are going to discuss the third lecture of the chapter Sound. Fine. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने साउंड के बारे में देख लिया था, ठीक है, डिफरेंट टाइप साउंड के बारे में देख लिया था. साउंड वेव नेचर का होता है ये भी देख लिया था. वेव के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स पे वो डिवाइड किया गया, कैसे कैसे क्लासिफिकेशंस किया गया, ये सब देख लिया था. इसमें कुछ चीज़ जो बचा रह गया था उसको आज हम डिस्कस करते हैं. तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. तो लास्ट जो हम लोगों ने देखा था वो क्या था, टाइप्स ऑफ वेव के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भैया अगर मीडियम के हिसाब से बात किया जाए तो वेव का दो पार्ट था, ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अगर मोशन के ऊपर बात किया जाए तो मोशन के बेसिस पे भी दो चीज़ थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव. मैकेनिकल वेव क्या था, तो मैकेनिकल वेव वैसा वेव था जिसे मटेरियल मीडियम का ज़रूरत होता है उसके प्रोपगेशन या फिर उसके ट्रैवलिंग के लिए. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा नहीं था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मटेरियल मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है प्रोपगेशन के लिए, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है. ये चीज़ था. ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल में क्या था, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो मोशन था पार्टिकल्स का वो टू और फ्रो था और ट्रांसवर्स वेव में अप एंड डाउन था. अब आते हैं हम लोग कुछ डेफिनेशंस पे. तो वेव में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जिसमें पहला है ऑसिलेशन. ऑसिलेशन क्या होता है, अगर हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव का तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो टू और फ्रो मूव करते हैं, यानी कुछ आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, ठीक है. अच्छा, इस चीज़ को भूल जाओ. अगर बात करो कि कोई एक पार्टिकल है जो अपने मीन पोजीशन से ऊपर की ओर जा रहा है कंटिन्यू, ठीक है. सेम कोई एक पार्टिकल है वो अपने मीन पोजीशन से नीचे की ओर आ रहा है कंटिन्यू. ये दो सिचुएशंस है. पहला सिचुएशंस ये, दूसरा. तीसरा ये मान लो कि कोई एक पार्टिकल है जो अपने मीन पोजीशन से कुछ आगे जा रहा फिर वहाँ से फिर पीछे आ रहा. फिर चौथा मान लो कि कोई एक पार्टिकल है जो अपने मीन पोजीशन से थोड़ा ऊपर जा रहा और नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा फिर नीचे आ रहा. तो ये दो केसेस तो हम लोग अवगत हैं कि ये भैया लॉन्गिट्यूडनल है और ये भैया ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है. इसमें क्या हो रहा, जो पार्टिकल है वो सिर्फ ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है. इसमें जो मीन पोजीशन से वो एक्सट्रीम पे गया फिर एक्सट्रीम से मीन पे नहीं आ रहा है, तो ये ऑसिलेशन नहीं होगा. सेम इस वाले केस में भी जो पार्टिकल है वो सिर्फ नीचे जा रहा है फिर ऊपर नहीं आ रहा, इसमें भी ऑसिलेशन नहीं होगा. लेकिन जो पार्टिकल टू और फ्रो मोशन कर रहा है, यानी मीन से एक्सट्रीम पे गया फिर एक्सट्रीम से मीन पे, फिर मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पे, तो ये जो टू और फ्रो मोशन है ये कौन सा मोशन होगा, ये एक ऑसिलेशन शो करेगा. ऑसिलेशन बोलो या ऑस्किलेशन बोलो, सेम चीज़, ठीक है. तो जब कोई पार्टिकल एक टू और एक फ्रो करता है तो ये एक ऑसिलेशन होता है. वैसे ही ट्रांसवर्स वेव में जब कोई पार्टिकल एक क्रस्ट और एक ट्रफ करेगा तो ये कुल मिला के एक ऑसिलेशन होता है, ठीक है. समझ में आ रहा. तो ऑसिलेशन क्या है, इट इज़ द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन. मतलब अपने मीन पोजीशन से एक कंप्लीट मूवमेंट कर रहा है. इसमें देखो, इसमें क्या था कि जो पार्टिकल था वो अपने मीन पोजीशन से ऊपर गया तो कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा था, फिर अपने पास वो रिटर्न नहीं आया, एक कंप्लीट मूवमेंट नहीं हुआ, यूनिडायरेक्शनल है ये. इसमें क्या था, मीन से एक्सट्रीम गया फिर से मीन पे आया, तो ये एक कंप्लीट मूवमेंट है, ठीक है. तो जो कंप्लीट मूवमेंट कोई एक पार्टिकल करता है ड्यूरिंग वेव, दैट इज नोन एज एन ऑसिलेशन. इस वाले फिगर को अगर देखो तो मान लो कि यहाँ से एक पार्टिकल चला वेव का, ऐसे एक एलिवेशन, क्रस्ट और एक ट्रफ. तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ ये दोनों मिला के क्या कहलाएगा, एक ऑसिलेशन. क्लियर है. ऑसिलेशन क्या समझ में आ गया. जब कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से एक कंप्लीट मूवमेंट शो करेगा तो वो क्या कहलाएगा, इन एन ऑसिलेटरी मोशन. पक्का है. आगे बढ़े. नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है इसको डिस्कस करें. तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन आइदर डायरेक्शन. मतलब एम्पलीट्यूड किसी भी पार्टिकल का वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. फिर यहाँ पे दो चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ होता है, एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डिस्टेंस. दोनों अलग अलग चीज़ है. ये शायद हम लोग 7th में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ते तो बताते हैं शॉर्ट में. डिस्टेंस क्या है, द लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. और डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ. जैसे मान लो कि एक इनिशियल पोजीशन है ए और एक फाइनल पोजीशन है बी.
कोई बॉडी है, कोई एक थिंग है, कोई बंदा है जो ए से बी गया, वो ऐसे घूम के गया, लंबा चौड़ा घूम के यहाँ गया। तो ये जो पाथ ट्रेस हुआ, ये जो पाथ ट्रेवल्ड हुआ, ये क्या है? डिस्टेंस है। मान लो ये 7 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस है। और यहाँ से यहाँ का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये पाथ जो ट्रैवल करेगा, ये स्ट्रेट पाथ, ये क्या कहलाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी पार्टिकल जब वेव के दौरान एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाता है अपने मीन पोजीशन से कोई भी डायरेक्शन में, आइदर इन अप डाउन और इन टू फ्रो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। ये क्या है? किसी साउंड के इंटेंसिटी का मेजरमेंट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड। कोई साउंड कितना लाउड है उसका मेजरमेंट, उसका डेफिनेशन ये एम्पलीट्यूड ही देता है। ठीक है? लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी जो लाउडनेस होगा, मान लो किसी साउंड का लाउडनेस L है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यानी अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा? वी कैन ऑल्सो से दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द ट्रफ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई A। किसी भी साउंड वेव का जो क्रेस्ट होगा या उसका ट्रफ होगा, वही क्या शो करेगा? एम्पलीट्यूड। देख रहा है ना को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इस फिगर में अगर तुम देखो, ये एक वेव है, ठीक है, ये उसका मीन पोजीशन है, ये उसका मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से ये तो डिस्टेंस जा रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? वाई पे। ये हाईएस्ट पॉइंट है ऊपर और ये है नीचे। तो ये जो लेंथ है, यही क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा इस पार्टिकल का। ये देखो, यहाँ से ये एम्पलीट्यूड, यहाँ से ये एम्पलीट्यूड। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का, वो क्या कहलाएगा? उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। फाइन। और अगर बात करें हम ऐसा यूनिट का, तो जो एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट होता है, इसको हम लोग मीटर्स में या फिर सेंटीमीटर्स में मेज़र करते हैं। ठीक है? क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का मीटर सेम ही होता है, तो सेंटीमीटर या मीटर में हम लोग इसको मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा भाई, फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कोई भी साउंड वेव जितना वेव प्रोड्यूस करेगा, वही क्या कहलाएगा? उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ज। फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस पर एक्सप्रेस करते हैं? हर्ज में। यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? हर्ज। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? HZ से। फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक V लिख के उस पर नॉट ऊपर से बोलते क्या है? इसको न्यू बोलते हैं, NU, न्यू। तो फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन क्या है? न्यू। और इसका ऐसा यूनिट क्या है? हर्ज। और हर्ज का रिप्रेजेंटेशन क्या है? HZ। अब अगर बात करें ये होता क्या है, तो मान लो अभी हम एक वेव बना रहे हैं, ऐसा बना तो है नहीं, लेकिन मान लो कि ये वेव है। ठीक है? ओके। तो एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। ये वेव कौन सा है भाई? बताओ 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 जल्दी जल्दी। ये ट्रांसवर्स वेव है। ये येलो कलर दिखने रहा, रुक जाओ। ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऊपर और नीचे मोशन करते हैं। ठीक है? तो चूंकि ऊपर नीचे मोशन करते हैं, तो इसमें एक क्रस्ट आता है और एक ट्रफ आता है। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो हम बनाए हैं, ये मान लो कि एक सेकंड में इतना साउंड वेव ट्रेवल किया। हमको उसका फ्रीक्वेंसी पता करना है। अगर तुमसे हम बोले कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी, क्या बोलोगे तुम? ठीक है भैया, फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ क्रेस्ट्स और ट्रफ फाइंड करेंगे। जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव का फॉर्मेशन करते हैं, तो जितने क्रेस्ट जितने ट्रफ्स मिलेंगे, दोनों को एक साथ मिला के हम लोग नंबर ऑफ वेव्स काउंट करते हैं। तो यहाँ से देखो, हुई एक क्रेस्ट एक ट्रफ, ये एक वेव, फिर से एक क्रेस्ट एक ट्रफ, दो वेव, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, तीन वेव, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, चार वेव। मान लो कि ये ऐसे बढ़ के यहाँ तक रहता है, तो अभी एक क्रेस्ट ही है, ट्रफ तो मिला नहीं है, तो ये एक वेव में काउंट नहीं होता। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 4 हर्ट्ज। समझ में आ गया? पक्का है? 100%। तो अब कोई अगर तुमको बताएगा कि भैया फ्रीक्वेंसी नापो, तो अब तुम नाप लोगे अगर तुम्हारे सामने वेव होगा तो। फाइन। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड। और जो साउंड का पिच है यानी पतलापन जो होता है, वो क्या डिफाइन करता है? फ्रीक्वेंसी ही उस चीज़ को डिटरमाइन करता है। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, और इट इज सेड दैट साउंड इज श्रिलिंग, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द श्रिल और पिच।
जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा ही वो साउंड पतला होगा, श्रिल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। समझ में आ गया? ऑस्किलेशन क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। नेक्स्ट है अपना टाइम पीरियड, कि ये टाइम पीरियड क्या होता है। इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इन इट्स यूनिट इज सेकेंड। यानी एक ऑस्किलेशन करने में जो टाइम लगता है किसी वेव को, वो क्या होता है, उसका टाइम पीरियड होता है। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है सेकेंड। जानते हैं ना, टाइम को किस में हम लोग मेज़र करते हैं, सेकेंड से मेज़र करते हैं। टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो कि एक ऑस्किलेशन यानी एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला में जितना इसको टाइम लगा एक ऑस्किलेशन करने में, वो क्या होगा, इसका टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्या है अपना वेवलेंथ। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ। तो वेवलेंथ क्या है, किसी वेव में जो टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट होंगे या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स होंगे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, वेवलेंथ कहलाएगा। तो इस वाले फिगर में अगर हम बात करें, ध्यान से देखो इस वाले फिगर को, ये एक क्रेस्ट है, ये एक और क्रेस्ट है, ये दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट है, यानी एक क्रेस्ट के बाद एक क्रेस्ट, आगे पीछे वाला क्रेस्ट है। तो इस दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो चूंकि ये लेंथ है तो इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, मीटर्स में या फिर सेंटीमीटर्स में। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये उल्टा वाई इसका साइन है, उसको हम लिखते हैं लैम्डा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ समझ में आ गया। टाइम पीरियड क्या है ये समझ में आ गया। एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है किसी पार्टिकल को, वेव में, उसको हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड। मान लो ऑस्किलेशन कैसा भी हो, आइदर टू फ्रो हो या अप डाउन, तो एक ऑस्किलेशन में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। समझ में आ रहा सब कुछ, क्लियर है एवरीथिंग, फाइन। नेक्स्ट आता है हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव पे। तो इट इज द स्पीड विथ विच साउंड ट्रेवल्स। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, ये वो स्पीड है जिससे साउंड ट्रैवल करता है। जिस स्पीड से साउंड ट्रैवल करेगा वही उसका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव कहलाएगा। इट यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। जानते हैं वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट इज पासिंग। ये मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है जिससे वो पास कर रहा होगा। अगर मीडियम ज़्यादा डेंसर है तो शायद धीरे पास करे, शायद, आई एम नॉट कन्फर्म, ये हम बाद में बताएंगे, अभी बस बता रहे हैं। ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा तुमको, पक्का है 100%। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे वेव्स के। अब हम लोग आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है अपना कंडीशन नेसेसरी टू प्रोड्यूस साउंड। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है, क्या क्या होने चाहिए हमको साउंड प्रोड्यूस करने की। तो पहला क्या है, अ वाइब्रेटिंग बॉडी। बहुत सही चीज़ है कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक वाइब्रेटिंग बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कोई बॉडी अगर वाइब्रेट नहीं करेगा तो साउंड शायद प्रोड्यूस ना करे, या फिर अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रहा है तो डेफिनेटली साउंड प्रोड्यूस होगा ही होगा। समझ में आ रहा, बिना वाइब्रेशन के कोई साउंड नहीं। तो साउंड प्रोड्यूस होगा जब कोई बॉडी वाइब्रेशन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना मीडियम टू ट्रैवल। जिस मीडियम में ट्रैवल हो रहा है, क्योंकि चूंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है तो इसको एक मीडियम चाहिए होगा इसके प्रोपगेशन के लिए या ट्रैवलिंग के लिए। फिर क्या है, अ रिसीवर टू लिसन। जाहिर सी बात है भाई, साउंड प्रोड्यूस होगा तो कोई सुनने वाला भी चाहिए ना। कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो फिर साउंड प्रोड्यूस होकर क्या फ़ायदा, या फिर हमको कैसे पता चलेगा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कुछ कंडीशंस है जो नेसेसरी है साउंड के प्रोडक्शन के लिए। इनमें हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक्स एंड गुड लक। नोट्स बना लीजिएगा सारे, फाइन।